तो दोस्तों आज मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ इसकी। ये हमारा जो 6 मार्च को पेपर होने वाला है बोर्ड परीक्षा का, उत्तराखंड बोर्ड का, उसकी हमारी ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप इसे उतना ही प्रेम देंगे जितना पहले वीडियो को दिया। इसके अलावा मेरे उन सभी बच्चों को जो मेरे जो स्कूल के भी हैं या शायद किसी भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, कम से कम इन प्रश्नों को अवश्य करें। हो सकता है इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए जो मेरे नॉलेज में लगता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 दिनांक 6 मार्च हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश। और इन प्रश्नों को मैं आपको बारी बारी से कराऊंगा अभी। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास पहला प्रश्न आता है कि त्रिभुज पी क्यू आर जो है, इसमें पी एस बटे एस क्यू बराबर दिया है पी टी बटे टी आर के। आप देख सकते हैं, ये मैंने त्रिभुज यहाँ बना दिया है। ये पी क्यू आर और ये एस, ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया है, ये भी लिखा है साफ। चित्र में आपको दिया है पी एस बटे एस क्यू बराबर दिया है पी टी बटे टी आर। पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। ये होता भी है, आपको मालूम ही है। ये उसने भी ये कहा था कि आमने सामने की दो भुजाएं ये प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं। इसके अलावा एंगल आपको दिया है पी एस टी बराबर दिया है पी आर क्यू के। साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला, इस एंगल के बराबर दिया है। तो हम देखते हैं, क्योंकि थेल्स ने जब ये कहा कि ये थेल्स के, हम लिख देंगे थेल्स के प्रमेय के द्वारा, थेल्स के अनुसार क्या हो जाएगा ये। थेल्स ने जब ये कहा था कि पी एस बटे एस के बराबर पी टी बटे टी आर होता है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास एस टी भुजा है वो क्यू आर के पैरेलल है। क्योंकि ये पैरेलल होती है तभी तो ये थेल्स की थ्योरम लगती है। अगर ये पैरेलल ना हो तो थेल्स की थ्योरम भी ना लगे। इसका मतलब है कि जब कक्षा 9 के अनुसार याद कीजिए, जब हम दो पैरेलल्स के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक तिर्यक रेखा खींचते थे, तो उनके संगत कोण ये बराबर होते थे। तो हम यहाँ सीधे कह सकते हैं कि ये जो पी एस टी है, ये वाला कोण पी एस टी, ये बराबर हो जाएगा इस पी क्यू आर के, ऑलरेडी पहले से ही। जबकि हमें पता है कि पी एस टी, ये जो समीकरण, ये जो हमारे पास इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण चलो 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा, हमारे पास समीकरण फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा जो पी एस टी है, ये पी एस टी है, क्यू पी आर क्यू और क्यू पी क्यू आर बराबर आ जाएंगे दोनों। पी आर क्यू बराबर आ जाएगी पी क्यू आर क्यू। तो अगर किसी त्रिभुज में दो आमने सामने के कोण बराबर हो, ये देखो दो कोण कोण बराबर हो गए हैं, तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और यही हमें प्रूव भी करना है, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमारा पहला सवाल हो चुका है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, प्रश्न नंबर 13। यदि कोस ए बराबर अंडर रूट 3/2 हो, कोस ए बराबर अंडर रूट 3/2 हो, तो साइन 2a का मान निकालना है। साइन 2a का मान बहुत ही सिंपल है, कोस ए बराबर रूट 3/2। तो हम देखते हैं हमारे पास जो सारणी होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, उसमें कोस ए का जो मान रूट 3/2 है, वो किस में होता है, कोस 60 डिग्री में नहीं होता, ये सॉरी साइन 60 का होता है, तो ये अपोजिट होगा इसका, कोस 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ जो ए आ गया हमारे पास, तुलना करने पर 30 डिग्री आ चुका है। तो क्योंकि हमें मान अब साइन 2a का निकालना है, तो यहाँ हमने ए की जगह पर 30 डिग्री रख दिया है। तो हमारे पास अब ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री।
तो साइन 60 डिग्री का मान यही होता है, √3/2। तो ये हमारा ये वाला प्रश्न भी हो जाता है, बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि यदि बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ये दोबारा से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये है, यदि बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात करो। ये बारंबारता सारणी दे रखी है और इसकी बारंबारता भी दे रखी है, उनका योग भी दे रखा है और इसका माध्यक निकाल दे रखा है। और x और y जो हमारे पास मिसिंग जो वो बारंबारता है उनका मान निकालना है। ऐसा सवाल हर बार आया है और इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। उस टेबल में हमें, क्योंकि ये दो टेबल में दो कॉलम दिए रहते हैं, हमें एक और बनाना पड़ेगा। ये किसके लिए, संचय बारंबारता निकालने के लिए। यहाँ क्योंकि वर्ग अंतराल है तो मैंने यहाँ वर्ग अंतराल लिख लिया है, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन करे हुए होंगे तो आपको पता ही है क्या करना होता है इसमें। दूसरा हमारे पास बारंबारता है, ये बारंबारता को एफ बोलते हैं और संचयी बारंबारता यहाँ निकालनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ निकालनी पड़ती है। तो हमने क्या करा, ये मान लिख लेते हैं यहाँ पर। चलो हम वर्ग अंतराल के मान 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये मान मैंने यहाँ लिख दिए। बारंबारता भी चलो यहाँ पे हमने लिख दी है 5, ये x, 20, 15, y और 5। इसके बाद हमने क्या करा है, इनका टोटल जो यहाँ पर टोटल है वो टोटल भी है, यहाँ पर योग लिखा है और ये योग 60 है। ठीक है। तो संचय बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, संचय बारंबारता निकालने का सिंपल तरीका है, ये मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया ये, कि 5 का तो 5 आएगा पहले ही, तो तिरछा जुड़ेगा ऐसे ही, 5 में x जुड़ेगा तो यह आ जाएगा 5 प्लस एक्स, इसमें 5 में 20 जुड़ेगा तो यह आ जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 में 15 जुड़ा 40 प्लस एक्स, 40 में y और x जुड़ा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गई, और इसमें ये 5 जुड़ा तो हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब क्योंकि हमें मालूम है कि जो लास्ट का जो मान होता है, योग जो होता है बारंबारता का, ये इसी के बराबर होता है संचय बारंबारता के लास्ट के। तो हमारे पास ये जो x प्लस वाई प्लस जो ये 45 आ गया है, मैंने इसको सीधा करके लिया है, बराबर हमने 60 के बराबर ले लिया। 45 उधर चला जाएगा तो ये x प्लस वाई 45, 60 में से 45 गए 15 बच जाएगा। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, एक तरह से इसको समीकरण के रूप में मैंने मान लिया। अब हम क्या निकालते थे, माध्यक का जो रूल है, माध्यक का जो नियम है वो है माध्यक वर्ग हमें निकालना पड़ता है। माध्यक वर्ग, जिसे हम स्मॉल m भी बोलते थे, वो निकलता है n/2वें पद के मान, n/2वें पद का मान इसके बराबर। तो n तो हमारे पास ये 60 है, 60/2 यानी कि ये आ जाएगा 30वां पद, 30वें पद के मान के बराबर आना चाहिए। तो हमें 30वां पद कहाँ मिलेगा, संचय बारंबारता में ढूंढेंगे हम, 5 में या 5 प्लस एक्स में या 25 प्लस एक्स में या 40 प्लस एक्स। तो हम देखते हैं कि 30वां पद हमारे पास 25 प्लस एक्स में हो सकता है। तो हम इस लाइन को हम नोट कर लेते हैं, ये लाइन लाइन हमने नोट कर ली है। यहाँ पर ये एफ, तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ हो जाएगा वो ये 20 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये एल हो जाएगा, निम्न सीमा 20 हो जाएगा, और ये 5 प्लस एक्स जो हमारा सी एफ हो जाएगा। इसका एक मेथड और है कि हमें कैसे पता चला कि ये 25 प्लस एक्स में आएगा। हमारा जो आंसर है, हमें जो माध्यक दे रखा है, माध्यक का मान ऑलरेडी दे रखा है, वो दे रखा है हमें 28.5। अब माध्यक का मतलब 28 कहाँ पर आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा। तो 20 और 30 के बीच में आएगा तो ये जो माध्यक वर्ग है हमारे पास, ये वाला माध्यक वर्ग है।
इसीलिए 25 प्लस एक्स में आएगा ये, और सी एफ इसका मान ही होगा। इसी प्रकार हमारा जो एच होता है, एच, इनका जो अंतर रहता है वर्ग अंतर का, वो रहता है। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है माध्यक का। माध्यक का फार्मूला लगाएंगे, ग्रुपिंग मेथड है ये। एल प्लस, ये आता है एम माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच, और यहाँ सारे मान हम रखेंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। सभी मान रखने के बाद सोल्व किया जाएगा, तो ये 28.5 तो हमारा मान यहाँ पर आ गया। एल का मान 20 है। एम हमारे पास था ये जो 30 था, हमारा जो आधा आ गया 30। सी एफ हमारे पास है, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस एक्स बटे एफ का मान है हमारे पास 20, और गुणा एच का मान है 10। तो यहाँ देखें तो 10 से ये 20 कट गया है 2 बार। इस 20 को मैं इधर लेकर आ गया माइनस में, ये देखिए 28.5 माइनस के 20, और यहाँ ब्रैकेट मैंने खोल दिया है 30 माइनस 5 माइनस एक्स बटे 2। इस प्रकार हम देखते हैं तो ये 28.5 में से 20 गया, 8.5 बच जाएगा। 8.5, तो ये बच गया 8.5, और यहाँ पर घट के आ गया है 25 माइनस एक्स बटे 2। दो की इधर को गुना होगी, तिरछी गुना होगी दो की, ये देखिए ऐसे, बराबर 25 माइनस एक्स, ये हो गया 2 × 17 हो गया। ये 25 माइनस एक्स, एक्स इधर आ गया और 17 इधर आ गया है, चेंज कर लिया आपस में इन्होंने। तो हम देखते हैं तो ये एक्स का मान आ गया है 8 आ गया। इसके अलावा जो हमारे पास पहली समीकरण थी वो थी हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर थी, वो अभी पीछे देख के बता देता हूँ मैं आपको। वो थी हमारे पास 15, एक्स प्लस वाई बराबर थी 15। तो हमने यहाँ पर एक्स का मान 8 रख दिया है, तो इससे क्या होगा, वाई का मान हमारे पास 15 माइनस 8, 7 आ जाएगा। तो दोनों मान हमारे पास आ चुके हैं, एक्स का मान 8 आ चुका है और वाई का मान 7 आ चुका है। ये हमारे पास सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये भी सवाल हमारा पूरा हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल भी समझ में आया होगा आपको। चलिए, इसके बाद हमारे पास नया क्वेश्चन आ रहा है। अगला 15वां क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा संबंधी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने पड़ेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें मानने पड़ेंगे। वो होंगे, क्रमागत का मतलब तो बिल्कुल क्रम से, एक्स और एक्स प्लस वन। नेक्स्ट जैसे 10 है तो फिर 11 है, इस प्रकार से। अब हमें शर्त दी हुई है, देखो आप लिखेंगे भी ऐसे ही परीक्षा में, शर्त के अनुसार दोनों के वर्गों का योग, यानी कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग बराबर दे रखा है 365। तो यहाँ हम बीज गणित वाले मान से इसको खोल लेंगे, इस वाले को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इससे हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये 365 तो इधर है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ रहा है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जुड़ के ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2x। और मैं 365 को इधर मैंने पक्ष बदल के इधर को मैं लेकर आ चुका हूँ 365 को। इसके बाद मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 हो गया। ये एक में से 365 घट गया, 364 हो गया। अब दो के बारे में सब आ रहे हैं, दो से मैंने डिवाइड कर दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 बराबर 0। 182 के हम यहाँ फैक्टर करेंगे, अभाज्य फैक्टर। दो से काट के ये देखो, 2 × 18, 2 × 2, और 7 × 7, 7 के 1 के, तो ये 7 × 2 = 14, 14 × 13 फैक्टर बन चुके हैं। 14 × 13 और घटा के 1 लाना है, ये देखो घटा के 1 लाना है, तो 14 माइनस 13 हमने यहाँ कर लिया, माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं डायरेक्ट एक स्टेप को वो डाउन कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पर हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से तो क्या मान आएगा, यहाँ पर -14 आएगा,
यहाँ से आएगा +13। तो हम पॉजिटिव वाला मान ले लेंगे क्योंकि धनात्मक पूर्णांक लिखा है, धनात्मक। तो हमारे पास जो पहला पूर्णांक आया है वो आ गया है हमारे पास x, यानी कि 13। और जो दूसरा पूर्णांक आया है वो आ गया हमारे पास x+1, यानी 13 + 1 14। हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है प्रश्न नंबर 16। एक 12 सेमी व्यास का गोला एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाए तो बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेमी बढ़ जाती है। तो बर्तन का व्यास निकालो, बेलनाकार बर्तन का। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक 12 सेमी व्यास का एक गोला है। ये है 12 सेमी इसका व्यास। अभी क्या करते हैं, इसके पास ही एक बेलनाकार बर्तन भी रखा है। ये देख लीजिए, ये है बेलनाकार बर्तन। ठीक है। इस बेलनाकार बर्तन में पानी भरा है। वही कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि इसमें पानी भरा है। ये लीजिए पानी, मान लिया यहाँ तक पानी भरा है। और जब इस गोले को इस बर्तन में डालते हैं तो गोला जो है डूब जाता है पूरा। ऐसे गोला ये डूब गया, पूरा पूरा गोला डूब गया ये। और जब हम गोला डुबा देते हैं तो पानी की जो सतह है, पानी अगर यहाँ तक था तो पानी की सतह चलो यहाँ तक बढ़ जाती है। ये देखिए, ये पानी यहाँ तक आ गया, पानी यहाँ तक आ जाता है। पानी की सतह यानी कि ये इतनी बढ़ जाती है। ये पानी यहाँ तक बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक पानी, यानी कि ये जो है, ये जो हिस्सा है ये इतना पानी भर जाता है। ये h 3 सही 5/9, इतनी ऊंचाई बढ़ जाती है इसकी, पानी की ऊंचाई। तो अब इस बेलनाकार बर्तन का हमें ये व्यास निकालना है। ये पूरा व्यास कितना होगा, जो हम कैपिटल डी मानेंगे इसको। ये सवाल है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास गोले का जो व्यास दे रखा है, गोले का व्यास अगर डी है तो गोले की जो त्रिज्या होगी वो 12 का आधा यानी कि 6 हो जाएगी। तो इस गोले का आयतन हम निकाल लेते हैं पहले। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3, पाई का मान हम यहाँ नहीं रखेंगे, 6 है। आर का मान 3 बार आएगा तो 6 को 3 बार गुणा कर दिया, 3 से 6 कट गया यहाँ पर, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 पाई, और 6 6 36, ये आ गया है 8 6 48, और 8 3 24, 24 और 4 28, 288 पाई घन सेमी गोले का आयतन है। तो जब गोला इसमें डूबा था तो जितना पानी ऊपर उठा है, इसका मतलब है कि जो पानी का आयतन है, ये जो पानी का आयतन है, जो बाकी उठ गया वही गोले के आयतन के बराबर होगा। रूल तो यही है, क्योंकि उसका जो आयतन है हटाए गए धनों के भार के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीधा है कि जो पानी का जो आयतन है, हटाए गए पानी का आयतन, वो भी निकाल लेते हैं हम। और क्योंकि पानी बेलनाकार बर्तन में है तो यहाँ पर हम बेलन का आयतन ही लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एक्स लगाएंगे। तो यहाँ पाई का मान मैं नहीं रख रहा हूँ, और आर तो निकालना है। एच का मान है हमारे पास 9, या 9 × 3 = 27 और 5 32/9 सेंटीमीटर। 32/9 रख दिया यहाँ पर। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये लिख देंगे ये लाइन कि भाई गोले का आयतन बराबर पानी है, बेलनाकार बर्तन में जो पानी एक्स्ट्रा गया है उसका आयतन, दोनों को बराबर रख देंगे हम। यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, वो लाइन लिखनी जरूरी है आप लोगों को। 288 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर गुणा 32/9। इसके बाद हमारे पास देखो, पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गया है, और 9 भाग में है तो 9 गुणा में आ गया यहाँ पर, आर स्क्वायर गुणा 32। 32 नीचे आ गया है, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जो हमने करा है, इसके बाद ये कैलकुलेशन कर लेंगे। आर स्क्वायर 4 से काट लेते हैं, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, 4 दूनी 8, और 8 से ये 72 कट चुका है, 9 आ गया। आर स्क्वायर बराबर 9 × 9, ये आ चुका है हमारे पास। आर स्क्वायर बराबर 81 आ गया है। आर बराबर, इसका रूट ले लेंगे हम, तो ये 9 आ जाएगा। तो व्यास पूछा था हमने, बेलनाकार बर्तन का व्यास, बर्तन का व्यास, व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है, दुगना,
2 इंटू आर, तो ये हमारे पास 2 निम 18 सेंटीमीटर बेलनाकार बर्तन का व्यास आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, निश्चित रूप से परीक्षा में संबंधी है, ही आ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है प्रश्न नंबर 17। उस बिंदु के निर्देशांक निकालो जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। आसान प्रश्न है बिल्कुल ही। हमारे पास एक रेखाखंड है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसके निर्देशांक है -1, 7। इसके निर्देशांक है 4, -3। और यहाँ पर कोई बिंदु है पी मान लिया मैंने, ये 2:3 में विभाजित करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास अंत विभाजन बिंदु के निशान लगेंगे। इसको x1 मानेंगे, इसे y1, इसे x2 मानेंगे, इसे y2। और ये हमारे पास अनुपात m1 और m2 हो जाते हैं। तो जो मान हमें निकालना है वो बड़ा X और बड़ा Y हो जाता है। तो हमारे पास अंत्य विभाजन के जो फार्मूला है वो लगेगा हमारे पास अंत्य विभाजन के निर्देशांक का, जिसे हम सेक्टर फार्मूला भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ये लगेगा हमारे पास फार्मूला है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ये मैंने यहाँ मान रख दिए सारे। x का मान, m1 का मान है देखो 2, x2 का मान है 4, m2 का मान है 3, x1 का मान है -1। और ये आ गया हमारे पास 2 + 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, माइनस में आएगा बटे 5, 5 बटे 5 1 आ जाएगा। इसी प्रकार y का जो मान होता है वो भी हमारा पास ऐसे ही होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान 2 था, y2 का मान देखो -3 है, m2 का मान 3 है और y1 का मान 7 है बटे फिर वही 2 + 3। यहाँ पर हमने फिर गुणा कर ली, 3 दूनी -6, 7 या 21 बटे 5 आ जाएगा। ये 3 है एक्चुअली। 21 में 6 के 15, 15 का जब 5 से भाग करेंगे 3 आएगा। तो हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक आ चुके हैं, जिन्हें हम अंत्य विभाजन के निर्देशांक बोलते हैं, 1 और 3। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके।